अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन तोहफ़ा रमज़ान ओहायो यूनिवर्सिटी सर्विसेज की जानिब से आपको पेश किया जा रहा है। मैं आपका होस्ट फैज़ान गाबा आपके साथ मौजूद हूँ। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक और नात रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल सुभान अब्दुल अजीज़ गनात्रा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم नेमते बांटता जिस्म वो दिशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया नेमते बांटता जिस्म वो दिशान गया दिल वो दिल जो तेरी जात से मामूर रहा दिल के वो दिल आका दिल के वो दिल जो तेरी जात से मामूर रहा सर है वो सर आका सर है वो सर जो तेरे कदमों के कुर्बानी गया सर गए वो सर जो तेरे कदमों के कुर्बानी गया नेमते बांटता जिस्म वो दिशानी गया उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम मैं तो दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम मैं तो दुनिया से मुसलमान गया नेमते बांटता जिस्म वो दिशानी गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा रमज़ान में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट फैज़ान गाबा। हमारे साथ आज मौजूद है शादाब ईसानी साहब। ही इज़ एक्स ट्रेजरर ऑफ ओहायो ह्यूमन यूथ सर्विसेज। ही इज़ अ 3 times गोल्ड मेडलिस्ट आई बिलीव एंड ही बिलोंग्स टू HR प्रोफेशन। ये अल्क मुस्तकीम टेक्सटाइल के साथ जो है HR डिपार्टमेंट में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर इन्वाइटिंग मी और मैं यूथ टीम का भी शुक्रगुजार करता हूँ कि जो है ना आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म रखा है हमारे लिए, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखें, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखें। बिल्कुल ऐसा ही। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है यूथ टीम का। थैंक यू सो मच। अच्छा, बेसिकली इनको यहाँ बुलाने का मकसद हमारा ये था कि थोड़ा सा जो है रमज़ान में दूसरी नॉर्मल लाइफ में हमें जो है जॉब से रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो बीइंग एन HR प्रोफेशन व्हाट डू यू बिलीव के वर्क लाइफ बैलेंस को जो है वो किस तरह मैनेज किया जाए? बेसिकली अगर वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन देखें तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ आती है, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आती है और आपकी सोशल लाइफ आती है। अब यूजुअली होता ही है कि मैं इंडस्ट्री में, चूँकि मैं टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोग 12 आवर्स 14 आवर्स की जॉब करते हैं। तो वो अपने रूटीन के कामों में इतना बिजी होते हैं कि अपनी जो लाइफ होती है, बिजनेस लाइफ होती है, वर्किंग लाइफ होती है, उसमें इतना बिजी होते हैं कि अपनी वो फैमिली को टाइम नहीं दे सकते।
और इसी तरीके से सोशल टाइम तो वो फिर निकालने का सवाल ही पैदा होता ऐसा ही है। है। बट ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को जो है ना हर चीज़ में मैनेज किया होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो सुबह 9 बजे आते हैं और आप 9 बजे अगर जॉब से जा रहे होते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं घर जाके अपने फैमिली को टाइम दें, या अगर वो 6 डेज़ अगर बिजी होते तो वो संडे का एक दिन होता है या जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन वो अपनी फैमिली को टाइम दें, ताकि उसमें ये होता है कि उनकी फैमिली ज़्यादा पूरा दिन उनका वेट कर रही होती है, और पूरा दिन अगर वो काम कर रहे होते हैं और उसके बाद अगर वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते तो फैमिली भी जो है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। ऐसा ही है। और सिमिलरली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम में इतना उलझ जाते हैं कि वो अपने घर पे जाके भी अपनी दिमाग में जो है ना वो अपनी बिजनेस की और अपनी जॉब की जो है ना वो टेंशन लेके जा रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इंसान जब कहीं अगर अपना जॉब से या अपने बिजनेस से जब घर पे आ जाते हैं तो अपनी सारी टेंशनें मार रखें, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दें। और मैंने देखा है कि माशाल्लाह यूथ सर्विस में आप भी इतना टाइम गुजार चुके हैं, मैंने भी टाइम गुजारा, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बिजनेस की लाइफ या वर्किंग लाइफ के साथ साथ फैमिली को भी टाइम दे रहे होते हैं और सोशल टाइम भी दे रहे होते हैं। माशाल्लाह रमज़ान में मैंने देखा कि बहुत सारी हमारे जो यूथ सर्विस के जो हमारे वॉल्टियर्स हैं वो सुबह काम पर जाते हैं, फिर नमाज, रमज़ान का महीना है, नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के फिर अपने यूथ सर्विस में टाइम दे रहे होते हैं। तो ये कि उन्होंने बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस अपना रखा, और उसमें सोशल काम भी कर रहे हैं, वो अपनी वर्किंग लाइफ को भी देख रहे हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही ये कि इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दें। मेन चीज़ होती है कि आप अपनी रूटीन को किस तरह ऑर्गेनाइज कर दें। अगर आप ये सोचें कि यार मैं पूरा दिन काम में थक जाऊँगा, इसके बाद मैं घर पे आकर कुछ भी ना करूँ, फिर डेफिनेटली फिर जो है ना आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकेंगे, वो आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब रहेगी, फिर आप भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो इंसान को चाहिए अपनी रूटीन को इस तरह ऑर्गेनाइज कर लें कि वो उसका अपनी लाइफ टाइम भी मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल चीज़ें उसकी देखें। लाइफ भी जो है ना डिस्टर्ब ना हो, अपनी इसकी वर्किंग लाइफ डिस्टर्ब ना हो, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो, और वो अपना सोशल टाइम भी दे, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि उनके पास एक बहाना होता है कि ऑफिस पे होते हैं तो कहते हैं यार नमाज का टाइम नहीं मिलता, रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का टाइम नहीं होता, वर्क प्रेशर इतना होता है। सो व्हाट डू यू बिलीव कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी रखी जाए कि वो अपनी नॉर्मल या कॉर्पोरेट या ऑफिस लाइफ में भी जो है वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर सकें उनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि इंसान जब हम लोग HR में जब भी ट्रेनिंग्स दे रहे थे लोगों को, तो हम ये सिखाते हैं कि जब आप सुबह अपने जॉब पर आते हो तो आपके पास एक थिंग्स टू डू की लिस्ट होनी चाहिए। ठीक कि है। आपको सुबह से लेकर शाम तक अपने जो है ना वो क्या क्या काम करना है, जिसमें डेफिनेटली हम सुबह जाते हैं, सब चीज़ें देख रहे होते हैं, अपनी ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं, अपने रूटीन के वर्क देख रहे होते हैं। तो जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो इस्लामिक जो है ना चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मुसलमान के लिए कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़े, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और नमाज़ पढ़ने में हार्डली 15 से 20 मिनट लगता 15 है। से 20 मिनट। तो वो चाहिए कि इंसान अपने टाइम को इस तरह ऑर्गेनाइज कर दे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और प्लस ये कि हम अक्सर कहते हैं कि दीन जो है ना वो सिर्फ नमाज की हद तक है या कुरान शरीफ पढ़ने की हद तक है, ये नहीं होगा। आप अगर आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको दीन अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइम 9 to 6 का है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो जो लेट आ रहे होते हैं टाइम जो है ना, और वो एक कोशिश करते हैं कि जब टाइम पूरा हो तो जल्दी निकल जाए, ठीक है नहीं। आपको अपने ड्यूटी आवर्स पूरे करने चाहिए, अपनी जॉब के साथ जो है ना वो ख़यानत नहीं करनी चाहिए टाइम की हम लोग, क्योंकि देखें आपके बॉस तो आपको नहीं देख रहे लेकिन आपका अल्लाह तो आपको देख रहा है। तो आप चाहे कि जब आप अपने जॉब पर आएँ तो आप अपना पूरा टाइम करें। इसी तरीके से जॉब की प्रेमिसेस को अपनी प्रेमिसेस समझें। जब आप अपनी जॉब को अपना उसको प्यार करेंगे, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को फैमिली समझेंगे तो आप अच्छे से काम। हम अक्सर ऐसा होता है कि घर में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, लाइट अननेसेसरी खुली होती है तो बंद कर देते हैं, कोई चीज़ सफाई नहीं होती तो हम सफाई देते हैं। तो जो चीज़ हम घर के लिए करते हैं अपने, हमें चाहिए कि हम अपने बिजनेस में जाएँ या अपनी जॉब पर जाएँ तो वहाँ पर हम वो एसी खुला है तो खुला ही छोड़ दिया, यहाँ की बिल्कुल, लाइट बिल्कुल। खुली है तो खुली ही छोड़ दी। बिल्कुल। पहले ये हमारा सब कौन सा चीज़ें बिल जो आ है रहा है, वो- बॉस का बिल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक ये चीज़ जो है ना वो इंसान के इनर जो है ना वो उसको हाँ। सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो अगर इस तरह की चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर वो हम उससे वो भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि जो है ना इस्लाम जो है ना वो बस ये कि उधर नमाज की हद तक या दीन की हद तक नहीं। इंसान को चाहिए कि वो अपना दिल जो है ना इंसान को चेंज करे। इंसान सोचता कुछ और है, ज़बान से कुछ और बोल रहा होता है, दिल में वो बुक्स रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान को नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, मैंने शादाब भाई बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक दफ़ा अगर वो जॉब पे हायर हो जाते हैं, उनको किसी भी तरह नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस है, डिग्री है, एक्सपीरियंस नहीं है, इन सारी चीज़ें जो मसले मसाइल नॉर्मल लोगों को होते हैं जैसे कम्युनिकेशन में, तो वो जॉब पे तो लग जाता है और जॉब पर अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो एक माइंडसेट है कि यार अब तो नौकरी लग गई है, अब मज़ीद हमने आगे क्या करना है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मैंने करी हुई हैं कि जो एक चीज़ हमारे यहाँ कहलाती है दिस इज ऑन जॉब सर्टिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं कि जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड को अगर एक्सप्लोर करें तो इससे आपकी जो है ना आपकी अपनी ग्रोथ है, आपके अपने प्रमोशन के चांसेस है। तो व्हाट शुड से ऑन दैट कि वो कितनी ज़रूरी है? देखिए आई वांट टू यू टू टेल द पब्लिक। श्योर देखिए एज HR प्रोफेशनल जो मेरा तकरीबन 12-13 साल का कैरियर है, मैं उसमें मैंने 2 लोगों को फेस किया।
एक तो वो लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो थिंकिंग करते हैं और वो सोच रहे होते हैं। अब जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार बस एजुकेशन हासिल कर ली है, बस कहीं जॉब पे लग गई। अब बाज़ मतलब ऐसा भी होता है कि जो उन्होंने डिग्री हासिल की होती है उसके हिसाब से वो जॉब नहीं होती, लेकिन वो उनको पता होता है कि यार सुबह 9 से 5 में ड्यूटी कर रहा हूँ तो मुझे इतना कोई पूछने वाला भी नहीं है, वर्कलोड भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैं सुकून से आऊँ सुबह और शाम को चले ना, और अब जो सैलरी मिल रही है तो उसमें क्या होता है कि वो सारी ज़िंदगी फिर वहीं पर ही बाउंड होते हैं। उनमें फिर जो है ना वो मज़ीद लर्निंग की जो एक होता है जरासीम होता है, जो सीखने के जो लर्निंग का डेवलपमेंट जो कल्चर होता है उनमें ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम के साथ साथ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जो ना वो लर्निंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी फील्ड एचआर की, अब मैंने एचआर में अगर मैं कहूँ कि मैंने मास्टर्स कर लिया है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लर्निंग। एचआर की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अलग सर्टिफिकेशंस होती है, रिक्रूटमेंट की अलग सर्टिफिकेशंस होती हैं, कॉम्पोजिशन मैनेजमेंट के अलग लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं। अगर मैं ये सोच लूँ कि मास्टर्स कर लिया और मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली तो मैं मज़ीद स्किल्स जो है ना वो ना लूँ तो मैं वहीं पर ही जो है ना वो स्टक हो जाऊँगा। तो बेटर यही है कि जब इंसान को एजुकेशन हासिल कर लेता है तो वो ये ना सोचे कि बस मैं एक सेट जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे कंफर्ट जोन में ना रहूँ, कुछ ना कुछ को लर्निंग उसको जो है ना सीखना रहता है, और उसके सीखने से उसकी अपनी भी जो है ना वो सेल्फ ग्रोथ होती है और साथ साथ वो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। अगर वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कंपनी को टाइम देगा, उसकी सर्टिफिकेशन से या उसकी एजुकेशन से या उसकी लर्निंग से कंपनी को फ़ायदा होता है या कंपनी के कल्चर में कोई चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली जो उसके बॉसेस हैं वो भी देख रहे होते हैं तो वहीं पर ही उसकी ग्रोथ भी हो जाती है। बट अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ ये बोलेगा कि मैंने एजुकेशन हासिल कर ली बस मैं जॉब करता रहूँ, तो वो डेफिनेटली आगे ग्रोथ भी नहीं कर सकेगा, और उसकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो भी बोलते हैं यार ये जब कंफर्ट जोन में तो हम क्यों करना है। तो इंसान हो जाएगा थोड़ा सा एक होता है ना एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे मैनेजमेंट में जिसको हम लोग लीडर बोलते हैं। एक तो मैनेजर होता है, तो मैनेजर जो है वो खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवा रहा होता है, लेकिन जो लीडर होता है ना वो खुद चेंज जो है ना वो करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करता होता है, और वो खुद ऐसे काम करता था तो लोग उससे जो है ना इंस्पायर होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि लीडर जो है ना वो डिपार्टमेंट का हेड ही हो या उस कंपनी का जो है ना वो डायरेक्टर ही हो या उस कंपनी का जो ऑनर ही हो या उस कंपनी का वो मैनेजर हो, उसमें कोई छोटा सा एम्प्लॉय होता है वो भी लीडर बन सकता है। मैं टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ तो अक्सर हमारे यहाँ पे लेबर यूनियन बनती है, उसका एक लेबर होता है, तो वो जो लेबर वो कैसे चूज़ करते हैं, तो वो एक पर्सन होता है जो लोग उसकी बात ज़्यादा सुन रहे होते हैं। क्यों सुन रहे होते हैं कि वो ज़्यादा एक्टिव होता है, काम में भी एक्टिव होता है, इन्फ्लुएंशियल भी होता है, मैनेजमेंट को समझता है, अपनी बात को कन्विंस कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी स्किल्स होती हैं, और वो स्किल्स कैसे आती हैं, एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस से भी आती है, साथ साथ लर्निंग से भी आती है। इंसान को चाहिए कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखें कि बस मैंने जॉब करनी है तो बस एक 9 to 5 की जॉब करनी है, कहीं आगे नहीं, तो वो फिर कहीं आगे नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ जितने भी कॉर्पोरेट कल्चर हम देखते हैं कि लोग एचआर से डरते बहुत है। मतलब ये क्यों ऐसा इमेज बना हुआ है कि यार एचआर में कोई अगर बोल दे यार एचआर में जाके इस बंदे से बात करनी है तो हाथ पैर काम चाहते हैं कि नहीं यार एचआर में नहीं जाना, तो ये क्यों है? आप लोग डेविल साइड से क्यों है, मतलब क्या ऐसी वजह है? ऐसी बात है डेविल साइड है, बट ये कि लोगों में एक माइंड क्या सेट आपने होता ये है। नोटिस किया है बीइंग एचआर प्रोफेशनल, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। आप तक आने में बात करने में डरते हैं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये नोट किया है कि जो देखें अगेन 2-3 तरह के लोग आते हैं हमारे पास। कुछ लोग तो ऐसे तो वाकई डर रहे होते हैं कि अगर हम कॉल करते हैं यार जरा आप एचआर में आ जाओ, आपसे जरा डिस्कशन करनी है, तो आवाज़ वैसे आवाज़ भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो उनको माइंडसेट में ये होता है कि एचआर का जो काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को काम से निकालना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से आपको ट्रेनिंग देना, आपकी सैलरीज बनाना, आपके लिए लोगों इंक्रीमेंट की बात करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये सारे काम जो है ना वो एचआर करता होता है। साथ साथ लोगों को नई पोजीशन के लिए ट्रेन करना, तो ये सारी चीज़ें जो ना एचआर की एक्टिविटीज़ का पार्ट होती है। बट यूजुअली लोग थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि एचआर से बात करने पर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना प्रॉब्लम जो है ना वो इस तरह से लेके आते हैं कि वो लड़ने की फेज़ में आ जाते हैं। तो बीइंग एन एचआर जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हर वक्त पोलाइट रहना चाहिए, और हमें जो ना वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम कहते हैं ना कि एचआर इज़ द बैकबोन ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि एचआर इज़ द ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर के भी को भी जो है सेटिस्फाई रखना है और हमें एम्प्लॉयर को भी सेटिस्फाई रखना है। तो उसमें हमें ब्रिज बनना है जिसमें हमें दोनों को बेनिफिट मिले। ऐसा ना हो कि हम एम्प्लॉय के बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस या ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, या एम्प्लॉयर जो है हमारे बॉसेस है उनकी हम बात सुने, उनकी ही सिर्फ बात सुने, और एम्प्लॉय के जो है ना वो फेवर ना करें, या एम्प्लॉय की जो है ना किसी भी बेनिफिट्स के लिए हम बात करें। तो ये चीज़ जो है ना वो एचआर के उसमें जो है ना वो कॉन्सेप्ट में नहीं आते, उनको बैलेंस रखना पड़ता है। ऑल्दो कोई भी एम्प्लॉय जो है ना वो एचआर से खुश नहीं होता, बट अल्टीमेटली जो है ना वो एचआर का काम ये होता है वो एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन जो है ना वो चीज़ें करता रहे, ताकि दोनों साइड पर जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गई, ऑफ जॉब ट्रेनिंग हो गई,
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एचआर में डिफरेंट कल्चर, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चलती हैं। चलें बिल्कुल। अच्छा शादाब भाई, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में वैसे तो नॉर्मल डेज़ में जितनी भी आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉपर चल रही होती हैं, सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, बिल्कुल। तो वो रमज़ान में किस तरह से आप लोग फिर कुछ चेंजेस करते हैं कि जो आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो डिस्टर्ब ना हो लेकिन एम्प्लॉयज़ के ऊपर ओवरलोड भी ना हो? बिल्कुल। सो व्हाट डू यू गाइस डू फॉर दैट? बेसिकली देखें, इस तरह रमज़ान में हर चीज़ की एक रूटीन सेट हो जाती है, और तो हम अपनी नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल हट के जो है ना एक नई रूटीन के अंदर आ जाते हैं। सहरी के टाइम पे उठ रहे होते हैं, जो हमारे इस्लाम में है बेसिकली, जो हम 11 महीने में फॉलो नहीं करते, 1 महीने में बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। सहरी के टाइम पे उठना, उसके बाद नमाज पढ़ के फिर शाम के टाइम पे जो है ना वो इफ्तार के लिए जाना, फिर तरावी के लिए जाना, तो सारा एम्फेसाइज जो है ना हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम अपनी एक्टिविटीज़ जो जॉब की एक्टिविटीज़ या फिर बिजनेस की एक्टिविटीज़ उसको भी इसी तरह डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो 9 आवर्स के होते हैं जैसे नॉर्मल डेज़ में, और रमज़ान में हम थोड़ा सा और स्क्वीज़ कर देते हैं, 7 आवर्स में कर देते हैं। तो ऑल्दो वही काम कर रहे होते हैं हम 9 घंटे में, जो हम रूटीन में कर रहे थे वही काम हम 7 घंटे में कर रहे थे, लेकिन हम ये कोशिश ये करते हैं कि ज़ाहिर है जो काम 9 घंटे में करते हैं तो हम 7 घंटे में थोड़ी अच्छा और एफिशिएंट वे से जल्दी करके, ताकि जल्दी फ्री हो जाए, ताकि हम हर किसी को जो है ना वो टाइम दे सकें। तो यूजुअली क्या होता है कि हम अपने ड्यूटी आवर्स थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देते हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा ईज़ भी हो जाए और लोग जो है वो अपने इस्लामिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कैरी ऑन कर सकें। सिमिलरली जो अगर हम लेबर की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे वैसे 75% जो हैं वो लेबर का काम करते हैं, बाकी 25% ऐसे हैं जो वो वाइट कॉलर जॉब जिसको आप कह सकते हैं वो कर रहे हैं। तो उनका भी ये जो होता है कि वो भी उसी तरह से अपनी प्रोडक्शन को उसी तरह प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो लिमिटेड आवर्स में रहते हुए मैक्सिमम आउटपुट जो है ना निकालें। तो ऑल्दो हम यही सोचते हैं कि यार जब रमज़ान में हम ये चीज़ें कर चुके, हम वाई नॉट हम जो है ना अपने 11 महीने के जो नॉर्मल डेज है तो उनमें भी इसी तरह करें, ताकि अल्टीमेटली लोगों को भी थोड़ा सा ईज़ हो जाएगा, और हम वर्क लाइफ बैलेंस की जो हमने पहले बात की थी तो वो आ जाएगा। बट होता यही है कि रमज़ान में थोड़ा सा लोग थोड़ा सा रिलैक्स मोड में करते हैं, और ये कि बाकी दिनों में जो है वो थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। बट ऑल्दो मैं तो कहता हूँ कि ये जिस तरह हम रमज़ान में जो काम करते हैं वही हम 11 महीने में उस तरह करें, तो वही सेम आउटपुट हम सेम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अच्छा, कम टाइम में ज़्यादा बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी हो सकती है। चलें शादाब भाई, थैंक यू सो मच। कोई एक मैसेज आप देना चाहें हमारे यंग प्रोफेशनल्स को श्योर। कि जो अभी भी करियर शुरू कर रहे हैं अपना, कि वो थोड़ा सा डरते हैं इन चीज़ों में ना? बिल्कुल। मैंने एक चीज़ नोट की है, क्योंकि मैं कुछ एजुकेशनिस्ट में रहा हूँ, तो यूजुअली मैंने देखा है कि जब कोई भी यंग प्रोफेशनल जब अपना करियर स्टार्ट कर रहा होता है तो होता ये है कि उसने एजुकेशन ली होती है कुछ और उसको अनफॉर्चुनेटली कहीं जॉब नहीं मिल रही होती, वो किसी दूसरी फील्ड में चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने फाइनेंस में जो है ना वो मास्टर्स कर लिया या ग्रेजुएट उसमें है, और उसको फाइनेंस की जॉब नहीं मिल रही, अब वो उसको कहीं मार्केटिंग में जॉब मिल गई, या फिर एचआर में उसने जो है ना मास्टर्स कर लिया बट एचआर की जॉब नहीं मिल रही और वो फाइनेंस में काम कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं जो है ना मेरी फील्ड ये नहीं है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो मैं वेट करूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो तो आती रहती है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी फील्ड में भी चले गए तो आप उसको उसमें से जो है ना लर्निंग गेन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लर्निंग आपको जो है ना वो काम आती रहती है। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार मैंने मास्टर्स किया अगर एचआर में तो मुझे एचआर की जॉब नहीं तो मैं वेट करता हूँ, तो जब आप वेट करते रहते हो तो आपकी सीवी तो ख़राब हो रही होती है, और आपका जब ये लिखा हुआ आता है कि भाई आप इतने अरसे से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से जो ना वो जॉब देते तो वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट और कुछ चीज़ सीखते को भी मिलेगा। वो होता है ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आपको कोई जॉब मिल गई है और आपको वहाँ पे सीखने को मिल रहा है तो आप उसको अवेल करें, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको काम आती है। फिर आपको जब आपकी मतलब की जॉब मिल जाती है जो आपके एजुकेशन से लिंक करती है फिर आप वहाँ पे आ जाए, बट वहाँ पे आपको लर्निंग अपनी आप को रोकनी नहीं, कुछ ना कुछ आपको जो बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इसके अलावा सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो आप अपनी फील्ड के हिसाब से करते रहें और अल्टीमेटली आप उस तरह ग्रो करते रहेंगे। और अपने आप को प्लीज़ जो है ना अपने आप को कंफर्ट जोन में ना लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सेट हैं और कुछ बढ़ने के जो है ना वो अगर वहाँ पे चांसेस नहीं मिल रहे होते हैं तो अपने आप को वहाँ पे बाउंड कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है उनके लिए भी खतरनाक होती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खतरनाक होती है। तो इंसान को चाहिए कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अगर लर्निंग कल्चर है और आगे बढ़ने के चांसेस हैं तो डेफिनेटली वो अवेलेबल नहीं है तो वो अपने ऑनर्स को या अपने मैनेजर्स को कहें कि भाई मुझ में ये गट्स हैं या मैं चीज़ ही कर सकता हूँ। और अगर वो बिल्कुल ही खुद भी जो है ना उनके अंदर लर्निंग के गट्स नहीं होंगे और वो आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लान नहीं करेंगे तो वो फिर उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है और फिर अल्टीमेटली उनकी जो जनरेशन आएगी तो वो फिर उनको भी वही चीज़ें सिखा रहे होंगे। तो लर्निंग तो कहीं किसी भी सूरत में स्टॉप नहीं करनी है और आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अपनी फील्ड से प्यार करें और ये कोशिश ये करें कि उसमें से कोई ना कोई चीज़ सीखें, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा जरूर देगी फ्यूचर में। ठीक है, थैंक यू शादाब भाई फॉर योर टाइम।
दैट्स ऑल फ्रॉम आई साइड। उम्मीद करता हूँ शादाब भाई की बातें आपको जो है फ़ायदा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तोहफ़ा रमज़ान से मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। आपका अपना होस्ट फैज़ान गाबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफ़िज़।